हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास एक डाउट बहुत दिनों से आ रहा था कि मैम हमने अभी तक अपना ऑडिट का सब्जेक्ट पूरा नहीं किया है और अब इतना टाइम नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स को पढ़ सकें, या फिर हमने पढ़ तो लिया है लेकिन हम रिवाइज पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें सारी चीजें याद नहीं हो पा रही है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए ताकि हम अपने ऑडिट में अच्छे मार्क्स या फिर एग्जामिशन को भी स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं कि आप लोग को अपने कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ लगा रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो आप अगर अपने इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स है जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं आपके पास। इसमें ऐसा नहीं मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखे हैं, इसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड्स लिख दिए, रिलेटेड सर्विस वाले भी लिख दिए, रिव्यू एंगेजमेंट वाले भी लिख दिए, अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले भी लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SQC 1 SC 220। भाई ये तो इंपॉर्टेंट ही रहता है बिकॉज ये आपकी ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आईसीए हमेशा इनमें से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इनको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना ही है। 240 आपका फ्रॉड से रिलेटेड, इट इज इंपॉर्टेंट। 250 आपका नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई इससे छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछ ही लेते हैं, मतलब जनरली देखा ही गया है। ऐसे 265 आपका कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। से वो छोटे छोटे जो इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज वाले होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। 402 आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो ध्यान रखना, मैं कुछ आपको स्टडी ट्रिक्स भी बताती हूँ। जैसे आप ऐसे 402 पढ़ रहे हो, ये आपका यूजर एंटिटी के बारे में बात करता है कि अगर एक यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है तो उसमें जब ऑडिट यूजर एंटिटी की जाएगी तो क्या किन चीजों का ध्यान रखना है, वो ऐसे 402 ध्यान रखता है। ठीक है। अब अपन ने ऐसे 402 में टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की बात की थी। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे 402 का एक बार रिवीजन जाके चेक कर सकते हो, मैंने उसे पूरा आपको करा रखा है। तो इसी का अपना करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? SAE 3402, जो कि बात करता है कि अगर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस ऑडिटर है वो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दे रहा है तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपना SAE 3402 बताता है। तो मेरा कहना आप लोग को यही है कि जब आप ऐसे 402 पढ़ो ना तो उसके साथ साथ आप SAE 3402 पढ़ लेना, बिकॉज आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी, आप लोग को कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में। बिकॉज कई जगह आपको लैंग्वेज सेम मिलेगी तो आपको होता है ना कि एक बार लर्न कर लिया तो दोनों जगह काम हो गया, तो वही चीज आप लोग के साथ यहाँ होगी और आपको बेटर समझ में आएगा कि किस तरह से दोनों स्टैंडर्ड्स वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को आप साथ में ही लीजिएगा, SA 402 एंड SAE 3402। इन्हें याद रखना भी बहुत सिंपल है, 402 और इसमें 3 ऐड कर दो, 3402, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं 540 अपने एस्टिमेट वाला, इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इसमें से तो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है। देन रिलेटेड इससे भी क्वेश्चंस ऐसे पूछते ही पूछते हैं। तो मैंने ये जितने भी अपने ये सारे स्टैंडर्ड्स है ना, वो उन बेसिस पे मैंने सिलेक्ट करे हैं जो जिससे ऐसे हमेशा क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। मतलब ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि ऐसे ने इनमें से क्वेश्चंस को नहीं पूछा हो। जैसे हमने रिपोर्टिंग वाले ये जो स्टैंडर्ड्स है इनमें से कहीं ना कहीं वो 2 क्वेश्चन दे ही देता है। इवन वो कारों को भी इसमें इंक्लूड कर देता है। तो भाई कारों के क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, कारों अच्छे से करना है, बिकॉज ऐसे ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उसने एक क्वेश्चन कारों से नहीं पूछा हो, तो कारों करना ही करना है। एंड इट इज वेरी सिंपल, आपको 21 क्लॉजेस ही तो करने हैं, ज्यादा उसमें इतना डिफिकल्टी भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना पीपी कर लिया, इन्वेंट्री कर लिया, तो इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल उसके क्लॉजेस है, आराम से हो जाएंगे। तो कारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सॉरी। अब मैंने आप लोग को यहाँ पे एक बार सारे स्टैंडर्ड्स बता दिए कि आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड्स करने चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि आपके मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहेंगे अगर आप इन सारे स्टैंडर्ड्स को कवर करते हो। तो देखो अप्रोक्सीमेटली आपको 35 से 40 मार्क्स इससे गेन हो सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स, ये 2 चीजें होती है जो आपके मेजर पेपर को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अगर अभी मैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो ये सारे स्टैंडर्ड्स करके आपको कहीं ना कहीं आराम से 35 से 40 मार्क्स आराम से आपके स्कोर हो जाएंगे। देखो अगर 35-40 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पेपर उठ के आ रहा है तो इट्स पॉसिबल कि आपको, देखो पूरा सही नहीं हो सकता कभी भी ऑडिट में, आपको कभी भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स नहीं मिल सकते, आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरे 35 से 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से आया है तो मैं कहीं ना कहीं अपने 30 मार्क्स 33 मार्क्स इतना स्कोर में कर सकती हूँ। तो अगर मेरे इतने भी स्टैंडर्ड से मार्क्स निकल रहे हैं ना तो इट्स गुड टू गो, बिकॉज अभी अपन आगे भी देखेंगे जो अपन को प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। जैसे अभी तक अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स की तो बात ही नहीं करी जो अपन को करके ही जाना होता है। तो अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड्स देख लिया, स्टैंडर्ड से अपने पास जो हमारे गेनिंग मार्क्स इफेक्टिव मार्क्स हमें जो मिलेंगे, टोटल मार्क्स का पेपर कितना आएगा वो ठीक है, लेकिन हमें कितना इफेक्टिवली मार्क्स मिल सकते हैं उसके बारे में देखें तो वो 30 से 33 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं अपने लायक करेगा। तो यहाँ पे अपने 30 मार्क्स का जुगाड़ हो गया। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि अपन को कितना टाइम हर स्टैंडर्ड के लिए देना चाहिए। तो देखो, अगर आपने पढ़ चुके हो आप पूरे पूरे अपने चैप्टर्स को, अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, यानी दोबारा आप देख रहे हो कि आपने क्या पढ़ा था, उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें आपको सिर्फ, जैसे मैंने हर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग दे रखा है, इतना ही टाइम लगना चाहिए। देखो, आप एक बार पूरी चीज कर चुके हो, दोबारा उतना ही टाइम दोबारा लगाओगे रिवाइज करने में, तो कोई सेंस नहीं है आपके फर्स्ट रिवीजन का। तो थोड़ा सा आपको इफेक्टिवली करना है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ आपको कि आप 2-2 घंटे रोज बैठो, ताकि आपको होता है ना कि एक साथ ही पूरा बर्डन नहीं आया पढ़ने का, और अच्छा रिटेंशन भी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे करोगे तो आप क्या जल्दी जल्दी से ऐसे इसको रिवाइज कर पाओगे। फॉर सपोज अगर आप 2 घंटे का भी स्लॉट लेते हो, तो 2 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको 20 मिनट्स ऐसे करने में लगे, 10 मिनट्स आपको ऐसे 220 करने में लगे, एंड 45 मिनट्स आपको ऐसे 250 में लगे, एंड 240, एंड ऐसे 250 में आपको 10 मिनट्स लगे, तो आपको इन टोटल कितना टाइम लग गया? 30, 40, 40, 45 मिनट्स आपको इसमें लग गए। आपने मतलब कहीं ना कहीं अपने 1.5 घंटे के अंदर अपने इतने स्टैंडर्ड्स को कवर कर लिया। अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, तो देखो, पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसका तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम लगना है, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इट्स सफिशिएंट टाइम फॉर दी स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे ही मैंने जितना मतलब होता है ना एकदम नॉर्मल बच्चे के लिए कि भी उसे कितना टाइम लगेगा अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए, वो उस बेसिस पे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख के दे रखा है। बिकॉज देखो, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि मुझे ऑडिट बहुत अच्छे से आती थी, नहीं भाई, मुझे भी ऑडिट में उतना ही डर लगता था, मुझसे भी नहीं होते थे स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस याद। बट हाँ, थोड़ा सा डेली करोगे तो आपको ईजिली ईजिली अच्छे से याद हो जाएगी। अब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मतलब कि ठीक है एक बार देखा था लेकिन इतना कुछ याद नहीं, हमें दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, अगर इस तरह का आपके साथ केस चल रहा है, तो उसमें मैंने जितना आपको रिवीजन में टाइम लगना चाहिए था ना, उसका मैंने डबल टाइम आपको यहाँ पे दिया है कि भाई ठीक है, मैं समझती हूँ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, चीज़ों को आप याद भी करोगे तो आपको डबल टाइम चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइम अलॉट करके दिया है। तो मैंने ये क्या है, बेसिकली आपको ये टाइम किस लिए दिया है, ताकि आपके होता है ना शेड्यूल बन सके कि आपको कितना टाइम किस स्टैंडर्ड को देना है। अगर उससे ज्यादा जा रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन योर इफेक्टिवनेस, कि भाई आप कितना टाइम दे रहे हो। ऐसे नहीं कि भाई याद करने बैठे मोबाइल चलाने बैठ गए, नहीं भी, मोबाइल को एकदम डीएनडी मोड पे डाल के बैठो, एंड देन आप शांति से अपने स्टैंडर्ड को करोगे, तो जितना मैंने आपको अलॉटेड टाइम दिया उसके आसपास आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बात कर ली अपन ने स्टैंडर्ड्स की। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो 3 घंटे में आप आराम से इसे रिवाइज कर लोगे। देखो, मैंने जब आप लोग को रिवीजन कराया था तो मैं इन डिटेल मैंने आप लोग को एक एक स्टैंड वो क्लॉज को समझाया भी था। तो उस केस में मुझे 6 घंटे लगे थे, लेकिन आप तो खुद पढ़ने बैठे हो, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको चीजें ऑलरेडी आती है, आपको बस रिवाइज करना है, तो ऐसे केस में आपको हाफ टाइम में लगेगा। यू कैन डू इट इन 3 आवर्स, आराम से हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि भाई आप क्लॉजेस को याद भी कर रहे हो, तो उसमें आप 6 घंटे इसमें लगा सकते हो। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स से लगभग आपको कितने मार्क्स का आता है? 15 से 20 मार्क्स का आता है। और अगर मैं ये मानूं कि भाई कुछ आपसे गलती होगी, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि वो नहीं मिलते अपन के ऑडिट में, तो भी आप कहीं ना कहीं उससे 10 या 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अभी तक अपन ने स्टैंडर्ड्स की बात कर ली, एंड अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर ली। तो उससे अपना कितना हुआ? देखो, मैंने यहाँ पे आपको इफेक्टिव मार्क्स अपने कितने बताए थे? 30 से 33 मार्क्स, राइट। एंड मैंने यहाँ पे आपको कितने बताए थे इफेक्टिव मार्क्स? 10 to 15। ठीक है। तो अभी तक अगर मैं लोअर साइड में भी चलूँ तो 30 मार्क्स यहाँ से एंड 10 मार्क्स यहाँ से, 30 + 10 40 मार्क्स, यानी अभी कहीं ना कहीं हमारे पासिंग मार्क्स का जुगाड़ हुआ है। देखो, एकदम एट दी लाइन है, बट अभी अपन जितना देखें तो अपने पासिंग मार्क्स तो स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को करके आ रहे हैं। अभी तो इतने सारे अपने चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स भी बचे हुए, इवन ही सारे स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। मैंने इसमें आपको सारे स्टैंडर्ड्स लिख के नहीं दिए, जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख करके दिए हैं। तो अभी अपन देखें तो टोटल मार्क्स अभी तक अपने पेपर, सॉरी 1 सेकेंड, अभी तक अपन ने टोटल मार्क्स कितने आ गए, इसमें से 50 से 60 मार्क्स का अपना पेपर आ सकता है। उसमें से हमारी स्कोरिंग क्या रह सकती है? 40 या 40+ मार्क्स की रहेगी। देखो, मैं एकदम लोअर साइड में चल रही हूँ कि बच्चे के इतने मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, मतलब डीम टू है कि वो कट ही जाएंगे। भाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनको 5/5 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप एकदम नॉर्मल बच्चे हो तो आपको 50 से 60 मार्क्स के पेपर में आप 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, इतने पोर्शन से आपके वो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आगे देख लेते हैं। आप लोग एक बार सोच रहे होगे कि मैम आपने ये जितने भी अदर स्टैंडर्ड्स थे अपने, रिव्यू एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, इनके सारे स्टैंडर्ड्स डालिए, इसमें से अपन ऐसे कुछ नहीं कर सकते कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े कुछ छोड़ दिए। भाई उसमें से देखिए, तुम इतने से तो स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें भी तुम कह रहे हो कि हम कुछ छोड़ दें,
भाई अगर अपन नवंबर 24 का पेपर देखें ना, तो उन्होंने अदर स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा कवरेज रखा है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस को पूछा है। तो अगर अपन नवंबर 24 के पेपर को ध्यान में रखते हुए देखें, तो आपको अदर स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से ही करने चाहिए, बिकॉज आईसीएआई उन पे भी आजकल बहुत अच्छा फोकस कर रहा है। तो मेरी आप लोगों को सलाह यही है कि आप सारे अदर स्टैंडर्ड्स वाले तो उनको अच्छे से करके ही जाए, बिकॉज बहुत ही छोटे छोटे से भी इतना भी टाइम लगने वाला ही नहीं है। देखो अगर आप रिलेटेड सर्विस की बात करो 20 मिनट्स में हो जाएगा, रिव्यू एंगेजमेंट की बात करो तो 40 मिनट्स में हो जाएगा, एंड आपके जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है वो 60 मिनट्स में हो जाएगा। यानी कि आपके 2 घंटे के अंदर सारे ये स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, आराम से कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई अगर 2 घंटे लगा करके आपके सारे अदर स्टैंडर्ड्स हो रहे तो बुरा नहीं है, ये चीज आप आराम से इसे कर सकते हो। आगे देखते हैं। देन अपना डिजिटल ऑडिट, भाई बच्चे कहते हैं कि मैम डिजिटल ऑडिट तो रहने दो ना। भाई अगर तुम आईसीआई का जो वेटेज वाला जो पीडीएफ होता है उसमें जाके देखोगे तो डिजिटल ऑडिट के लिए अलग से उन्होंने 3 से 6 मार्क्स का वेटेज रखा हुआ है। मतलब कि आईसीआई भी उसे अलग से बाइफरकेट कर रहा है कि इससे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, और हमेशा ही क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है फॉर श्योर। तो मैं मेरा आप लोगों को कहना ये है कि ठीक है भाई, डिजिटल ऑडिट में मैं मानती हूँ इतना सब कुछ लिखा हुआ है और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड लिखा हुआ है कि हमारे लिए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को क्या कह रही थी कि भई देखो, मैं मानती हूँ इस बात को कि डिजिटल ऑडिट को करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ उसमें इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड सब चीज़ें लिखी हुई है ना कि हम एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हमें नहीं समझ में आता है कि भई ये सब क्या लिखा हुआ है, हमारे पल्ले इतना नहीं पड़ता है। बट भई देखो, अगर ऐसे में हमें ये चैप्टर दिया है पढ़ने के लिए कि भई डिजिटल ऑडिट अगर आप लोग करो तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस केस में भई पढ़ना तो है, बट उसमें आप ये कर सकते हो कि ठीक है, आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ो, कुछ उसके मेन पॉइंट्स पढ़ लो, एंड जो उसके बैक क्वेश्चन रखे अराउंड अराउंड भाई 10 से 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है उसमें। तो आप उन 10 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। भाई 10 ही तो क्वेश्चन है, उनको पढ़ लो, रीड कर लो, उनके जो मेन पॉइंटर्स है उन्हें याद कर लो। अंदर का थोड़ा सा अगर कीवर्ड्स भी आपको ध्यान में रह जाएंगे तो अगर आप उस बेसिस पे भी आंसर बनाओगे, तो फॉर सपोज अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कहीं ना कहीं 3 से 4 मार्क्स आराम से गेन कर पाओगे, कहीं नहीं जाने वाले आपके वो मार्क्स। तो भाई अच्छा ही है ना, सिर्फ अपन को बैक क्वेश्चन करके अगर आपको 3 से 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो आपके एक तरह से बोनस मार्क्स ही हैं। बिकॉज अभी तक भी देखो, डिजिटल ऑडिट एक नया चैप्टर ऐड ऑन किया था आईसीएआई ने, तो उसमें इतना ज्यादा ना आईसीएआई नहीं पूछा कि भाई बुक के अंदर से घुस घुस के पूछो, नहीं, अभी वो बैक क्वेश्चन पे ही चल रहा है। जैसे हमारे अटेम्प्ट में भी पूछा था तो बैक क्वेश्चन में से पूछा गया था, तो वो बहुत इजीली हम आंसर कर पाए थे, उसमें कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं आया था। तो अपन को उसमें कितना टाइम देना है, अगर देखो आप रिवाइज कर रहे हो तो 30 मिनट्स, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 50 मिनट्स। भाई देखो, बैक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन पे आप 5 मिनट लगाओगे, आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से ही बनता है। तो अगर आप 4 to 5 मार्क्स में से अगर आप 3 मार्क्स भी गेन कर पाते हो तो 40 + 3, 43 मार्क्स। भाई डिजिटल ऑडिट बहुत छोटा चैप्टर है, इसको तो भाई करके ही जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे कुछ टीचर्स भी बोल देते हैं कि इसको करने की जरूरत नहीं है। भाई इसका स्पेशल वेटेज है आईसीआई की तरफ से, तो इसको तो करके ही जाना है। देन अपने पास अब मैंने कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स दिए जिनको लर्न करना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने इसमें बैंक्स ऐड ऑन नहीं किया, बिकॉज बिकॉज ऑडिट ऑफ बैंक्स बहुत बड़ा है, एनबीएससी वाला बहुत बड़ा है, उसमें इतनी सारी लिमिट्स है, परसेंटेजेस है, तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसे याद करने में, तो मैंने उसको नहीं रखा। आप करना चाहो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ प्रायोरिटी चैप्टर्स के बारे में बताया है। तो अब मेरे पास मेरे छोटे छोटे चैप्टर्स कौन से हैं, देखो एक तो ग्रुप ऑडिट आप कर सकते हो, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इवन इजीली आपसे हो भी जाएगा। ऑडिट ऑफ पीएसयू, ये भी एकदम छोटा चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनल ऑडिट, हाँ, अब देखो अगर आप जब इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर कर रहे हो ना, तो मैं इसके साथ चाहूंगी कि आप ऐसे 60610 इसको भी आप साथ में ही कर लो। ऐसे 610 किसका है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो जब ऐसे 610 करो, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो 610 एंड इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में सेम है, तो आपने वही एक बार किया, 2 बार काम हो गया, तो आपकी कनेक्टिविटी भी अच्छी बनेगी एंड दोनों चैप्टर्स आपके फटाफट हो जाएंगे। तो 610 एंड इंटरनल ऑडिट, इन दोनों को आपको साथ में ही करना है। तो इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 60 मिनट्स। एंड देन अपना लास्ट चैप्टर इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर, बच्चों को लगता है कि ये तो यार अपने जो नॉर्मल रिपोर्टिंग होती है इससे अलग रिपोर्टिंग आ गई, अपनी सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रही है। भाई सबसे इजी चैप्टर ही मानती हूँ मैं इसको, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा टाइम भी आपको लगने वाला इसमें नहीं है। एंड आई थिंक इसका भी स्पेशली वेटेज आईसीआई ने दे रखा है, तो इसको शॉर्ट शॉर्ट आपको करके ही जाना है। कितना टाइम देना है, देखो 20 मिनट्स का आराम से रिवाइज कर सकते हो, इसमें ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 40 मिनट्स इज गुड टू गो। अगर आप लोगों को खुद से लर्न करने में, खुद से रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे रिवीजन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरा आईसीआई के थ्रू ही आप लोगों को रिवाइज कराया है, एंड वो इसमें आपको पूरी होती है ना इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, सब उसमें आपकी हो जाएगी।
तो देखो अभी तक अपन ने बात कर ली, ये जो अपने छोटे छोटे चैप्टर्स थे इनके बेसिस पे देखे तो अपन को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 से 15 मार्क्स, मतलब ग्रुप ऑडिट, ऑडिट ऑफ पीएसयू एंड इंटरनल ऑडिट, इन तीनों को अपन अगर मिलाएं तो इससे अपन को कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 से 15 मार्क्स अपने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसमें से अगर अपन अपने इफेक्टिव मार्क्स को देखना चाहिए कि अपन कितने ला सकते हैं, तो मैं मानती हूँ कि 8 से 10 मार्क्स अपन इसमें से कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या बात कर ली, देखो अगर अपन ने देखा था स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को मिला के अपन को 40 मार्क्स आए थे, ठीक है। डिजिटल ऑडिट को मिलाए तो 3 मार्क्स के अराउंड मैंने एक्सपेक्ट किया। एंड जो हमारे ये तीन चैप्टर्स है, ग्रुप ऑडिट, ऑडिट ऑफ पीएसयू एंड इंटरनल ऑडिट, अगर अपन इन तीनों को मिलाए तो मैं कहीं ना कहीं इससे अपने 8 मार्क्स एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड देन अगर अपन इमर्जिंग एरियाज की बात करें तो इमर्जिंग एरिया से अपना इफेक्टिव मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है 4 to 5 मार्क्स का, अगर अपन इससे भी देखें तो अपने कितने मार्क्स आ सकते हैं, मतलब एक लोअर लिमिट पे अपन चलते हैं तो 3 मार्क्स को अपन कहीं ना कहीं उसमें से स्कोर कर ही लेंगे। तो अपना कितना टोटल हो गया, 48, 51, 54। देखो अभी तक अपन ने पहले तो पासिंग की बात करी कि भाई स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स को करके कहीं ना कहीं हम पासिंग मार्क्स देंगे। देखो ये लोअर लिमिट पे मैंने बात करी है, मतलब होता है ना कि इतना तो हो ही जाएगा, इससे ज्यादा हो तो वो तो बहुत ही, मतलब इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। तो ये लोअर लिमिट को लेके मैंने बात करी और ये उन चैप्टर्स की बात करी है जिनसे आप अपने, या तो अगर आप इतना ही कर रहे हो स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स तो आप 40 मार्क्स यानी कहीं ना कहीं अपनी जो होती है ना पासिंग मार्क्स आप लेके आ ही सकते हो। और अगर ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स को और आप कर लो तो आप कहीं ना कहीं 54 मार्क्स या फिर इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने 60 के बैंडविड्थ पे भी पहुंच सकते हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो ये लोअर लिमिट थी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो हमारी एग्जामेशन भी नहीं आएंगे, भाई आराम से एग्जामेशन आ जाएगी, आप इतने चैप्टर्स को कर रहे हो ना, यू विल डेफिनेटली हैव योर एग्जामेशन, बिकॉज इन चीज़ों का बार बार रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे तो आप आराम से अपनी एग्जामेशन स्कोर कर सकते हो, यानी 60+ मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो देखो मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे बाइफर्केशन करके दिया है, कितने मार्क्स आपके इफेक्टिव मतलब स्कोरिंग यहाँ पे रहेगी, टोटल में आपकी कितने यहाँ पे स्कोरिंग रहेगी। एंड मैंने इसमें आपको टाइम भी लिख के दिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो इन सब चैप्टर्स को आपको रिवाइज करने में आपको 13 आवर्स लग सकते हैं, मतलब 13-14 घंटे लगेंगे, इतना सारा कंटेंट, यानी जो आपको अराउंड 54 से 60 मार्क्स दिला रहा है वो आपका 14 घंटे में हो जाएगा, तो भाई बुरा नहीं है, दिस डील इज नॉट बैड। देन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब चीज़ें अच्छे से याद नहीं आ रहा, आप अच्छे से उसे लर्न कर रहे हो, तो इस केस में आपको 27 घंटे 28 घंटे लगेंगे। दिस डील इज ऑल्सो नॉट बैड। भाई अगर आप लोग को अभी तक भी ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप 27-28 घंटे लगा करके उसे अच्छे से पक्का कर लेते हो तो भाई आप लोग के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज देखो ग्रुप 1 में आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो देखो ग्रुप 1 का क्या होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए, ताकि हमारे जो ग्रुप 1 और जो टोटल में हमारी जो सेटअप वाली चीज होती है उसमें हमारे प्रैक्टिकल्स हमें काफी अच्छे से हेल्प कर सके। तो अगर इस केस में अगर ऑडिट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब उसमें से आप पासिंग मार्क्स भी या फिर 55 मार्क्स भी ले आते हो, तो आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। तो मेरा आप लोगों से बेसिकली यही है कि अगर आप कहीं भी अभी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो इतना आप ऑडिट को कवर कर लो, बाकी आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो, ताकि होता है ना कि एक बार के लिए हमारा ग्रुप 1 अच्छे से सिक्योर हो जाए एंड हम ग्रुप 2 को भी अच्छे से अपने सिक्योर कर सकें, राइट। तो इतना ही मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बताना था। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी अपने ऑडिट से फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, तो उन्हें भी इससे हेल्प मिलेगी। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड देखो लास्ट में आप लोगों से बस एक ही बात मुझे कहनी है कि नाउ एग्जाम्स आर वेरी नियर, अराउंड आपके पास 1 महीना ही बचा है, एकदम होता है ना कमर कस के अपनी तैयारी को शुरू कर दो। थोड़ा सा अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया इन सबसे दूर रहो, बिकॉज देखो मैं इतना ही कहूँगी, देखो पहले मैं भी आप लोग की तरह सीए स्टूडेंट थी, अब मैं सीए बन चुकी हूँ। तो होता है ना कि पहले हम इस पार्ट मतलब इस तरफ थे लाइफ के, अब इस तरफ हम आ चुके हैं लाइफ के। तो सही में बताऊँ तो इस तरफ की लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। हमें लगता है कि सीए बनने के बाद भी तो क्या नौकरी करनी है या फिर खुद का कुछ काम करना है या एजुकेशन लाइन में आना है, बट भाई जो फीलिंग होती है जब रात के 11 बजे मेरा वो रिजल्ट आया था और मैंने देखा था दैट आई एम फाइनली सीए नंदनी गुप्ता, भाई वो लाइफ ही बहुत अलग थी, वो मोमेंट ही बहुत अलग था। तो बस उसके बारे में आप सोचो, आप इमेजिन करो कि दैट यू हैव बिकम द सीए, एंड फिर आप अपनी पूरी मेहनत पूरे उस जोश के साथ दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे कि हाँ ये जो मैंने सपना देखा है इसे मुझे सच करना ही है। भाई देखो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ठीक है तुम पढ़ रहे हो, तुम अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो, बट ये चीज़ भी याद रखना कि तुम ये अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो, बिकॉज
तुम्हें जीतता हुआ तुम्हारे पेरेंट्स देखना चाहते हैं। देखो, तुम अपने टीचर्स से पढ़ रहे हो, तुम्हारे मेंटोर्स होंगे, ठीक है, तुम उनको कर रहे हो, तुम अच्छे मार्क्स भी आ जाएँगे, तुम्हारी रैंक भी आ जाएगी, तो तुम्हारा बैनर पे फ़ोटो भी लग जाएगा कि इस बच्चे ने मुझसे क्लासेस ली थी, ठीक है, वो सब ठीक है। बट टीचर और ये सब तो पोस्टर बैनर्स कब बनते हैं, जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो, यानी ऑल इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं, या फिर आप रैंकर होते हो, तो आपके पोस्टर बैनर्स बनते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स, उनका बच्चा तो वहीं से पास भी हो जाता है ना, तो वो इतना खुश होते हैं कि भाई वो तो पूरी कॉलोनी में लड्डू बांट देते हैं। और मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम उनकी प्राउड फीलिंग वाली चीज़ वो होती है उनके साथ। तो भाई ठीक है, टीचर्स और मेंटर्स तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा मतलब क्रेडिट आपके पेरेंट्स का होता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि आप ये सब कर किसके लिए रहे हो। टीचर्स वगैरह सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़े आप लोग के पीछे आपके पेरेंट्स होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि खुद के लिए नहीं, उनके लिए ज़रूर करना। So here this is C. Nandini Gupta signing off.